देखिए, छिंदवाड़ा में खेल तो हो रहा है। उस खेल में बीजेपी जितने पूरे शिद्दत से शामिल है, तो उसमें कमलनाथ और नकुलनाथ भी शामिल हैं निश्चित तौर पर। अब देखिए, जब ये सवाल उठा कमलनाथ के जाने का, तो कमलनाथ ने ही उसमें जो है खुलकर ये नहीं नकारा कि मैं नहीं जा रहा। अभी तक नहीं नकारा। उनका ट्विटर बायो चेंज हो गया। उनके बेटे नकुलनाथ जो सांसद है, उनका ट्विटर बायो चेंज हो गया। उन्होंने अपने आप को केवल बायो में सांसद लिखा, उन्होंने कांग्रेस नाम ही हटा दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये संकेत दे रहे हैं कि आप जा रहे हैं। एक ट्रेंड है जो भी जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, लगभग वही ट्रेंड पे वो भी गए थे कि उन्होंने कांग्रेस का नाम हटाया, फिर धीरे से चले गए। यहाँ हल्ला ज़्यादा मच गया। स्थितियाँ थोड़ी सी शायद उनको मनाने की हो गई, जो भी रहा हो, या जो भी वो बातचीत कर रहे हैं वो हो नहीं पाई हो। इसीलिए कल मोहन यादव, जब पूरी कांग्रेस कह रही है कि अब कमलनाथ नहीं जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जाके कह रहे हैं कि उनका मन डामाडोल है, आज नहीं आए तो कल भी आ सकते हैं कुछ लोग। छिंदवाड़ा में बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का पूरा फोकस छिंदवाड़ा पे है। यदि वो चाह रहे हैं कि कमलनाथ यदि आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं आते हैं तो उनको ऐसी स्थिति में दोराहे पे खड़ी कर दो कि वोटर उनसे छिटक जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा में एक बार फिर से अपनी सरकार बना चुकी है, लोकसभा चुनावों के लिए भी वो कितनी तैयारी में जुटी हुई है? क्या समीकरण बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से ऐसे समय में जब कांग्रेस और सपा ने उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की एक सीट पर गठबंधन तय कर लिया है? भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो कहां तक पहुंचे हैं? इन तमाम समीकरणों पर हम बात करेंगे। मुद्दे क्या होंगे मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए? वैसे भी जब बात लोकसभा की आती है तो पूरे देश में कमोबेश एक सा ही मुद्दा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश एक वो राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव भी हो जाते हैं। तो इसीलिए यहां पे क्या वही मुद्दे होते हैं जो पूरे देश में चल रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिस पर विधानसभा चुनाव पर भी बात हो चुकी होती है? हमारे साथ भोपाल के दो बेहद वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। प्रभु पटेरिया जी हैं, नितिन शर्मा जी हैं, जो न्यूज तक पे आज जुड़ करके आपसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हम कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जब बात आएगी तो फिर कौन कौन से ऐसे समीकरण हैं जो काम करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रभु पटेरिया जी से भी बात करते हैं। प्रभु जी, मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो हम लगातार इतने सालों से, और आप यहाँ पे लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या विधानसभा और लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बहुत कम समय में अंतराल पे चुनाव होते हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, या फिर थोड़े बहुत मुद्दे जो है विधानसभा से मेल खाते हैं? और क्योंकि अभी तो पूरा देश राममय है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये पूरा चुनाव जो है राम के नाम पे निकल जाने वाला है, एमपी में भी? बिल्कुल। देखिए, जो राम का नाम है वो तो इस बार भी जो है रामबाण बूटी है बीजेपी के लिए। और जहां तक मुद्दे बदलने की बात है, तो ये ट्रेंड पुराना हो गया। हमने इसको देखा था 2004 तक कि मध्य प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की बनी, और जो है केंद्र में जो है सरकार फिर उधर यूपीए की बन गई। तो ये जो वो ट्रेंड था वो खत्म हो गया, क्योंकि अब बीजेपी ने नया नैरेटिव देश में सेट किया है, नए मुद्दे लेकर आई है। वो जो लंबे समय से बीजेपी के घोषणा पत्र में चले आ रहे थे, 370 का मुद्दा, 3 तलाक, है ना, यूसीसी का फिर अभी वो जोर लगा रहे हैं, राम मंदिर, ये बीजेपी ने वो अचीव करके लोगों को दिखा दिया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और ये पूरे देश के मुद्दे हैं। वो देश के मुद्दे जो मध्य प्रदेश में भी कारगर है, दूसरे राज्यों में भी कारगर है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश ने बीजेपी को एक नया फ्लेवर दिया है नारी सम्मान का। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जैसी जो योजनाएं पिछली बीजेपी सरकार ने चलाई थी, जिसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाता है। प्रधानमंत्री ने उस योजनाओं को आगे बढ़ाया। अब हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 8 तारीख को, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, प्रधानमंत्री जो लाडली बहना योजना एक नए नाम से, महतारी वंदन योजना के नाम से, वहां पर उनकी पहली किस्त देने के लिए आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो आधी आबादी है उसको कैसे बीजेपी से जोड़ा जाए, कैसे जो हिंदू वर्ग के लोग हैं जो बढ़ते हैं उनको एकजुट किया जाए, ये तमाम मुद्दों को लेकर जहां बीजेपी चल रही है, तो वहां पर बीजेपी का अपहरण दिखता है। और इसमें राम नाम तो है ही है। राम नाम की लूट है कि लूट सके सो लूट। तो नितिन जी, आपसे भी सवाल यही है कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि अभी हम देख रहे हैं भाजपा का भी जो नया एक चुनावी कैंपेन आया है, उस पर महिलाओं पे बड़ा फोकस है। उसमें बताया ये गया है कि जो हम माँ हमारा ध्यान रखती है, हमारी माँ का ध्यान मोदी जी रखते हैं। तो क्या इसका मतलब ये मान के चला जाए कि जो एक आधी आबादी को साधने की तैयारी मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, अब वो पूरे देश में एक तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी उसी मॉडल को अलग अलग तरीके से आगे ले जा रही है? देखिए, इलेक्शन का मॉडल जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन
एक मॉडल जो है वो जो हितग्राही बेस मॉडल है, जैसे अभी 25 तारीख को भी अमित शाह जब आ रहे हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर, तो उसमें है कि 3 लाभार्थी परिवारों से मिलेंगे। तो ये अब एक फिक्स मॉडल हो गया है कि आप कितने लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। वो लाभ अलग अलग तरह का हो सकता है, आप प्रधानमंत्री आवास के रूप में हो सकता है, शौचालय के रूप में हो सकता है, आप खातों में पैसे डालते हैं इस रूप में हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले जब ये कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव इस बार बहुत टाइट हो गया है, तब एक स्कीम जो है वो शिवराज सिंह चौहान लॉन्च करते हैं, लाडली बहना योजना। नर्मदापुरम में उस स्कीम की घोषणा करते हैं वो, और उसके बाद पूरा के पूरा इलेक्शन का कैंपेन जो है वो केवल और केवल लाडली बहना योजना पर केंद्रित हो जाता है कि आपको 3,000 रुपए तक मिलेंगे। 1,000 रुपए से शुरू करा, फिर 1,250 रुपए करा, तो पूरा उस पर केंद्रित हो जाता है। हो सकता है कि केंद्र सरकार उससे उस समय नाराज हुई हो। यह भी कहा जाता है कि बहुत सारे राजनीतिक कारण भी ऐसे रहे, और उनमें एक कारण यह भी रहा जो शिवराज सिंह चौहान के प्रति ये माना जाए कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की नाराजगी का रहा हो। मोदी जी तो नाम भी नहीं लेते थे योजना, उस समय वही कह रहा हूं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे करके बीजेपी फाइट में शुरू हुई, जब सारे लोग कह रहे थे कि भूपेश बघेल सरकार बना रहे हैं, फाइट हुई, शुरू हुई, और अंत में जाके छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक योजना की बात करती है, मेहतारी बंधन योजना की, और उसके फॉर्म रातों रात भरवाए जाते हैं। मतलब बीजेपी के पूरे कैडर को केवल इसी पे लगाया जाता है कि आप गांव गांव जाओ और मेहतारी बंधन योजना के फॉर्म भरवाओ। 8 मार्च को या 7 मार्च को छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और वहां पर मेहतारी बंधन योजना की पहली किस्त डालने वाले हैं। तो साफ दिख रहा है कि सारे चीजों के बावजूद, राम मंदिर बन गया हो, बहुत सारी और भी इशू हो, यूसीसी भी इशू हो, लेकिन लोग हमको वोट कैसे दें, इसके लिए लोग आजकल ये पूछते हैं कि हमको क्या मिलेगा इस चुनाव से। आप तो चुनाव जीत के कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, कोई मंत्री बन जाएगा, कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, हमको क्या मिला? तो लोगों को बताओ कि हमारी सरकार रहेगी तो तुमको क्या मिलेगा। और इसीलिए चाहे महिलाओं पर केंद्रित योजना लाडली बहना हो, या मेहतारी बंधन हो, या अन्य योजनाएं हो, या उज्ज्वला योजना में भी पूरा फोकस जो है वो महिलाओं पर रखा जाता है। तो ये माना जाए कि आधी आबादी अब भाजपा का एक बड़ा एजेंडा बन गई है। और यही आधी आबादी जो है, शायद यही एक बात थी कि कोई सा भी अंचल हो विधानसभा चुनाव में जो हमने देखा वो अछूता नहीं रहा। मतलब पहले ये कहा जाता था कि बुंदेलखंड में कांग्रेस मजबूत है, महाकौशल में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन इस बार के जब विधानसभा चुनाव हुए तो शायद ये आधी आबादी का ही असर रहा होगा कि सभी सूबों में एक तरीके से भाजपा ने जो है न केवल बढ़त बनाई, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज भी जो है इस बार कांग्रेस के चुनाव हार गए। तो मेरा इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी है, क्या लोकसभा चुनाव में, वैसे तो पूरा लोकसभा चुनाव जो है पिछले अगर हम 2 बार से देखें तो एक ही शख्स है जिसके आसपास इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूमता रहा है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में भी हम ये मान के चलें कि जो क्षेत्रवाद अलग अलग इलाकों में हो वहां पे असर पड़ता है प्रदर्शन पर पार्टी के? जैसे हम देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में कल ही हमने देखा कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन करके खजुराहो छतरपुर जो लोकसभा सीट है वो उसको दे दी है। तो क्या अगर हम ये मान के चलें कि क्षेत्रवार अगर हम देखें तो पार्टी के प्रदर्शन पर लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो भाजपा और कांग्रेस किन किन क्षेत्रों में आपको मजबूत दिखती है? पहले आप बता दीजिए नितिन जी। देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। जब नीचे से कोई चुनाव ऊपर आता है, पार्षद का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव अपने आप राष्ट्रीय मुद्दों पर चला जाता है। आप कुछ भी करें, लोकसभा का चुनाव जो है उस समय देश में अगर एक ही बात हो रही है लोकसभा चुनाव में, तो एक जिसे हम कहेंगे एक मोदी फैक्टर की बात चल रही है, और लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं उस पर आज भी टिका हुआ है। इसलिए अगर किस क्षेत्र में बीजेपी मजबूत रहेगी, कि पहले मैं आपको पिछले चुनाव का एक रेफरेंस बताता हूं कि पिछले चुनाव में केवल 3 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी थी जो 1 लाख के कम अंतर से जो है जिसमें रहा, जिसमें एक छिंदवाड़ा थी जो कांग्रेस जीती, और भाजपा केवल 2 सीट पे 1 लाख से कम वोटों से जीती थी। एक मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते, और दूसरा जो है वो झाबुआ में डामोर जो है, वो 2 लोग जो हैं वो 1 लाख से कम से जीते थे, वरना 3 लाख 4 लाख बहुत सामान्य सी बात थी। इसलिए किस क्षेत्र में भाजपा मजबूत रहेगी या किस क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत रहेगी, मुझको ऐसा दिखाई नहीं देता कि कांग्रेस किसी भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मजबूत है। आप चाहे मध्य भारत को ले लें, चाहे महाकौशल को ले लें, चाहे आप विंध्य को ले लें या बुंदेलखंड को ले लें, या आप जो है वो मालवा निमाड़ को ले लें, फिलहाल कांग्रेस खुद ये कह रही है कि हम जो है वो
6 सीटें भी जीत सकते हैं, 5 भी। मतलब अगर 29 में से विपक्षी दल खुद ये कह रहा हो कि हम 5-6 तो जीत ही जाएंगे, 4-5 तो जीत जाएंगे, मतलब वो खुद ही मान रहा है कि 23-24 सीटों पर तो हम नहीं जीत रहे। तो इससे साफ दिख रहा है कि अलग अलग अगर हम क्षेत्रों की बात भी करेंगे तो बीजेपी फिलहाल, क्योंकि आप पिछले चुनाव के नतीजे में 28 सीट जीते, उसके पहले 27 जीते, 2004 में 25 सीट जीते थे, केवल 2009 का ऐसा चुनाव था जब भाजपा 16 सीट जीती थी और कांग्रेस 12 सीट जीती थी। तो एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जो स्थिति है और जिस तरीके से 163 सीट विधानसभा में मध्य प्रदेश में जीती हैं, तो कांग्रेस के लिए किसी भी क्षेत्र में बहुत गुंजाइश नहीं है। प्रभु जी, सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे नितिन जी ने बताया कि मंडला और झाबुआ यही 2 सीटें थी जहां पे भाजपा का मार्जिन जीत के बावजूद कम रहा था। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा तो खैर जीती ली थी, लेकिन ये तीनों ही अगर सीट की बात करें, मंडला, छिंदवाड़ा, झाबुआ, ये आदिवासी बहुल सीटें हैं। आदिवासी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन सीटों पे। क्या यही वजह है मोदी जी अभी आए झाबुआ में आकर के उन्होंने जो है एक तरीके से जो जनजाति सम्मेलन को संबोधित भी किया और चुनावी कैंपेन, हालांकि उन्होंने मना किया कि नहीं ये चुनावी नहीं है, लेकिन क्या हम मान के चले कि भाजपा के दिमाग में हितग्राहियों के साथ साथ ये जो आदिवासियों के साथ एक भाजपा का जुड़ाव जो नहीं हो पा रहा है, ये है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी बहुल सीटों पे कांग्रेस का दबदबा तो दिखा ही है। और जैसे नितिन जी ने बताया भी कि पिछले चुनाव में यहां पर 1 लाख से कम मार्जिन भी रहा है। तो चिंता की बात आदिवासी वोट बैंक अभी है भाजपा के लिए? बिल्कुल चिंता की बात है रवि जी, और ये बहुत पहले से है। बीजेपी के जो पितृ पुरुष हैं कुशाभाऊ ठाकरे कहा करते थे कि जिस दिन झाबुआ की हम विधानसभा सीटें जीत जाएंगी पूरी, उसमें झाबुआ जिले में 5 सीटें हुआ करती थी, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये तब का दौर जब बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती थी मध्य प्रदेश में। बीजेपी 2003 में झाबुआ की 5 सीटें जीती और प्रदेश में बड़े बहुमत से सरकार बनाई। पिछले यदि हम विधानसभा चुनाव देखते हैं 18 के, तो बीजेपी झाबुआ की जो सीटें वहां पर पिछड़ गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो ट्राइबल वोट बैंक जो है वो आमतौर पर बीजेपी के पक्ष में नहीं जाता है और बीजेपी उसको अपने पक्ष में लाने की लगातार कोशिशें कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी जो अभी आए झाबुआ, इसके पहले अमित शाह आए थे, जबलपुर में रानी दुर्गावती सम्मान समारोह कार्यक्रम था वहां पे, उसमें आए। लगातार आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी और संघ, उनका जो संघ जो बैकिंग है वो भी लगातार काम कर रही है। आदिवासी क्षेत्र इसलिए बीजेपी के लिए भी चिंताजनक है कि अभी यदि हम 2023 के नतीजे देखते हैं तो इसमें जो है 10 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी पिछड़ी है, कम सीटें आई, 5 से ज्यादा सीटें जो है कांग्रेस को मिली हैं। उसमें ये आदिवासी बहुल सीटें शामिल हैं, जो प्रदेश की 6 आदिवासी सीटें उसमें से 4 शामिल हैं जहां पे कि कांग्रेस को बढ़त मिली है। छिंदवाड़ा तो पूरी की पूरी 7 सीटें दोबारा जीतने में कामयाब हो गए बीजेपी के सारे जोर लगाने के बाद। तो ये एक वो आदिवासी अस्मिता की बात जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने की बात जो कर रहे हैं, उनके लिए स्कीम लेकर आ रहे हैं, वो सारी चीजों के बावजूद भी कांग्रेस वहां मजबूत है। लेकिन बीजेपी का एक बहुत सॉलिड फैक्टर जो है वो है कि ब्रांड मोदी तो है ही है। इसके अलावा बीजेपी का जो अपना बूथ मैनेजमेंट का जो काम है कि आपके परिवार का व्यक्ति वोट डालने गया कि नहीं गया ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन बीजेपी के वहां का जो व्यक्ति है पहेज प्रभारी, उसको पता है, क्योंकि उसका जो पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है वो देख रहा है कि आदमी वोट डालने नहीं आया, ये हमारा वोटर था और ये क्यों नहीं आया, तो वो उसको मना के लाया जाए। तो बीजेपी ने इतने नीचे तक का मैनेजमेंट चुनाव में किया है, वो बीजेपी के लिए फायदेमंद। मतलब वही मैनेजमेंट इस बार भी होगा और जो कमियां रही हैं उसको दूर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इसीलिए एक नैरेटिव सेट कर रही है। अब देखिए कमलनाथ का छिंदवाड़ा है, 7 सीटें कांग्रेस जीती वहां पे विधानसभा में, लोकसभा पिछला कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीते। कमलनाथ को ही कांग्रेस के अंदर वो संदिग्ध करने की कोशिश जो है बीजेपी की लगातार चल रही है। हालांकि कमलनाथ की भी गलतियां उसमें रही होंगी, वो भी आगे बढ़े, कहीं ना कहीं पीछे हटे। कल जब मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कुछ लोगों का मन डामाडोल है छिंदवाड़ा में खड़े होके, तो निश्चित तौर पर यह है कि जो कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है, जो कमलनाथ को देखता है छिंदवाड़ा का, या कांग्रेस के वो वोट बैंक है जो कांग्रेस के पक्ष में रहता है हमेशा विषम परिस्थितियों के बावजूद, उसको ये बताने की कोशिश है कि आपके तमाम नेता तो छोड़ कर जा रहे हैं। अब कमलनाथ जो सबसे बड़े बीजेपी के कांग्रेस के नेता थे मध्य प्रदेश में, वो भी बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। तो आप भी वोट अपना करने का तरीका बदलिए, पैटर्न बदलिए, आप भी बीजेपी की तरफ आइए, जिधर धारा बह रही है उधर आइए। यहाँ कांग्रेस को जो रहीम की जो पंक्ति है कि रूठे सजन मनाइए, तो उस पर अमल करना होगा कि अपने लोगों को मना के तो रखें वो, नहीं तो कांग्रेस की जो अब स्थिति जो नितिन जी कह रहे हैं, इस बार तो 29 की 29 सीटें जीतने की स्थिति में बीजेपी दिखाई दे रही मध्य प्रदेश में। तो ये इसी से मेरा सवाल भी जुड़ा हुआ था अगला, छिंदवाड़ा की ही बात हो गई है तो हम इसी से बात भी कर लेते कि हम देख रहे हैं पिछले से नितिन जी ने बताया कि पहले 2014 की जब बात आती है तो 27 सीटें जीती है भाजपा,
फिर अगले चुनाव में 2019 में वो 28 जीत जाती है। आप भी बता रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा पे फोकस है। हम सब जान ही रहे हैं कि भाजपा ने पूरा 3 साल से जो एक रणनीति बनाई थी छिंदवाड़ा को लेकर के, तो छिंदवाड़ा में आज की तारीख में आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है फिर? तो क्या वाकई हम ये मानने चले कि वाकई जो मोहन यादव बोल रहे हैं कि डावाडोल स्थिति है, घबराहट है, तो छिंदवाड़ा इकलौती जो बची हुई सीट है कांग्रेस के लिए जो सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, क्या वहां पर भी आपको लग रहा है कि इस बार कुछ खेल हो सकता है? क्या हम मान के चलें कांग्रेस के लिए मजबूत सीट है, या फिर कौन वहां से फिर इस बार चेहरा बन पाएगा छिंदवाड़ा से, सांसद कौन बन पाएगा फिर? देखिए, छिंदवाड़ा में खेल तो हो रहा है, उस खेल में बीजेपी जितने पूरे शिद्दत से शामिल है, तो उसमें कमलनाथ और नकुलनाथ भी शामिल हैं निश्चित तौर पर। अब देखिए, जब ये सवाल उठा कमलनाथ के जाने का, तो कमलनाथ ने ही उसमें जो है खुलकर ये नहीं नकारा कि मैं नहीं, अभी तक नहीं नकारा है, तक नहीं नकारा। उनका ट्विटर बायो चेंज हो गया, उनके बेटे नकुलनाथ जो सांसद है उनका ट्विटर बायो चेंज हो गया, उन्होंने अपने आप को केवल बायो में सांसद लिखा, उन्होंने कांग्रेस नाम ही हटा दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये संकेत दे रहे हैं कि आप जा रहे हैं। एक ट्रेंड है जो भी जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, लगभग वही ट्रेंड पे वो भी गए थे कि उन्होंने कांग्रेस का नाम हटाया, फिर धीरे से चले गए। यहाँ हल्ला ज्यादा मच गया, स्थितियां थोड़ी सी शायद उनको मनाने की हो गई, जो भी रहा हो, या जो भी वो बातचीत कर रहे हैं वो हो नहीं पाई हो। तो इसीलिए कल मोहन यादव, जब पूरी कांग्रेस कह रही है कि अब कमलनाथ नहीं जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जाके कह रहे हैं कि उनका मन डामाडोल है, आज नहीं आए तो कल भी आ सकते हैं कुछ लोग, छिंदवाड़ा में बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का पूरा फोकस छिंदवाड़ा पे। यदि वो चाह रहे हैं कि कमलनाथ यदि आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं आते हैं तो उनको ऐसी स्थिति में दोराहे पे खड़ी कर दो कि वोटर उनसे छिटक जाए। जो कमलनाथ के नाम पे छिंदवाड़ा का वोट बैंक है, वो वोटर उनसे छिटक जाए, उनके समर्थक उनसे छिटक जाए। और बीजेपी ने, चूंकि अमित शाह ने अपने टास्क पे लिया है छिंदवाड़ा, तो लगातार उनकी टीम वहां पर काम कर ही रही है। बीजेपी वहां पे लोकल नत्थन शाह को पिछली बार चुनाव लड़ाया था, उनको भी इस बार लड़ा सकती है। शिवराज सिंह चौहान का एक नाम बड़ी तेजी से उभर कर रहा है, या हो सकता है किसी और बड़े को, प्रहलाद पटेल भी वहां से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, तो किसी बड़े नेता को वहां पर उतार सकती है मुकाबले को रोचक करने के लिए। और ये भी हो सकता है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने देखा भागीरथ प्रसाद हमारे यहाँ एक सांसद बने बीजेपी से, जो कि IAS अधिकारी थे, उनको कांग्रेस ने टिकट घोषित किया उनका, वो टिकट मिलने के बाद वो अगले दिन बीजेपी में चले गए, बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए। तो ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। तो कुल मिला के छिंदवाड़ा में तो नाथ परिवार जो है इस बार के चुनाव में भी केंद्र में रहने वाला है राजनीति में। भोपाल में हम बैठे हुए हैं क्योंकि, तो मैं चाहूंगा नितिन जी आप बताएं, भोपाल में क्या लग रहा है आपको कि कौन चेहरा हो सकता है भाजपा का? क्या एक बार फिर से साध्वी पे दांव खेला जाएगा, या फिर बस अब उनका हो गया काम और अब कोई नया चेहरा एक बार फिर भोपाल में जो है आ सकता है? देखिए, पिछली बार जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट मिला था, उसका एक बड़ा कारण था कि सामने कांग्रेस से दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह को लेके हम ये इसको कहें कि किंवदंती भी कहें, भाजपा ने ही इसको लाए हैं कि साहब 2003 में जब उमा भारती ने जो है उनको हराया था कि दिग्विजय सिंह किसी साध्वी से और महिला से जो है वो नहीं जीत सकते, तो ऐसे ही जो है वो साध्वी को, प्रज्ञा ठाकुर को सामने लाया गया और दिग्विजय सिंह को वाकई चुनाव हमने खुद ने देखा कि 3,62,000 वोटों से उन्होंने चुनाव हराया। लेकिन अब मुझे इस बार जो है, मतलब आप अगर मेरा आकलन पूछे तो मुझे मुश्किल लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर इस बार टिकट ला पाएंगी, क्योंकि अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ऑलरेडी जो है वो एक संत ले आई है। उमेश नाथ महाराज को बीजेपी ने राज्यसभा में भेज दिया है। वो वाल्मीकि समाज से आते हैं, तो दोनों काम करे, एक संत को भी लाए हैं, साथ में एक जाति विशेष के व्यक्ति को भी जो है वो प्रभावित करने का काम किया है। दूसरा, यदि परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए तो प्रज्ञा ठाकुर की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही इन 5 सालों में इस भोपाल के लिए कि उनके नाम को या उसको बड़ा जोर से यहाँ के नेता लें, या यहाँ जो पब्लिक में अगर कोई सर्वे कराया जा रहा हो उसमें कहीं बात यह आई कि साहब प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया जाए। तो जितने भी सर्वे चल रहे हैं या जो भी आकलन चल रहे हैं उसमें वो काफी पिछड़ती जा रही हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि जब उनको टिकट किसी भी कारण से दिया गया हो, जब वो चुनाव जीत गई और सांसद बन गई, तो उनको उन 5 सालों में अपने आप को एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित करना था। लेकिन मुझको नहीं लगता कि पिछले 5 सालों में भोपाल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया हो जो प्रोजेक्ट दिल्ली से सांसद लेकर आ रहे हैं और बताएं कि ये प्रोजेक्ट देखो मैं यहां पर लेके आई। जैसे विदिशा से सुषमा जी थी तो वो एक उन्होंने रेलवे के प्रोजेक्ट की बात की थी। कोई भी सांसद जो है
उसका मूल काम, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति होती है, जो विधायक होता है, राज्य सरकार से कोई अपने क्षेत्र में काम कराना है, सड़क बनना है, ये करना है, ये विधायक करा लेता है, बाकी काम नीचे के जो होते हैं वो नगर निगम से हो जाते हैं। तो हमेशा सांसद का आकलन इसी से होता है कि वो सेंट्रल के कौन से बड़े प्रोजेक्ट को अपने संसदीय क्षेत्र में ला सके। मध्य प्रदेश में देखा जाए, और खासकर अगर हम भोपाल की बात कर रहे हैं, तो भोपाल में पिछले 5 सालों में ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है जो सांसद लेकर आई हूं जिससे ऐसा लगे। क्योंकि आप देखिए, भाजपा की जो संसदीय दल की बैठक होती है, जिसको प्रधानमंत्री हर जो संसद सत्र चलता है उसमें एक बार लेते हैं, कभी उनके भाषण को आप बाद में पढ़िए जो है या सुनिए, लोग जो बताते हैं कि सारी बातों के अलावा, लेकिन जब वो संसदों से बात करते हैं तो उनसे कहते हैं कि भाई तुमने क्षेत्र में क्या नवाचार किया, तुम अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहे हो। और इसका उदाहरण ये है कि मध्य प्रदेश में राजगढ़ के सांसद हैं रोडमल नागर, एक बार उन्होंने कोई नवाचार बता दिया था प्रधानमंत्री को मुलाकात में। उन्होंने संसदीय दल की बैठक में उनको खड़ा किया और कहा कि यहाँ प्रेजेंटेशन दो कि तुमने अपने क्षेत्र में क्या नवाचार किया है। तो उन्होंने कुछ दुकानें हाट बाजार के द्वारा कुछ सेंट्रल से फंड लाए थे, कुछ कुटीर ग्रामोद्योग के काम करे थे। तो यदि आप अच्छा काम करते हैं तो दिल्ली तक उसकी गूंज होती है, लेकिन फिलहाल यहां ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा कारण कि प्रज्ञा ठाकुर को फिर से टिकट दिया जाए। तो ये माना जाए कि मुझे लगता है कि भोपाल में तो आपके कोई नया व्यक्ति जो है भाजपा का टिकट जो है वो लाएगा और चुनाव लड़ेगा। सीट लेकिन भाजपा के ही मजबूत खाते वाली सीट है। नहीं, सीट तो मजबूत खाते मतलब कांग्रेस जो है वो 1984 में आखिरी बार जो है वो भोपाल की सीट जीती थी। उसके बाद 1989 में चुनाव हुआ, फिर जो है वो 91 में चुनाव हुआ, 96 में चुनाव हुआ, 97 में चुनाव हुआ, 98 में 99 में चुनाव हुआ, फिर 2004, 2009, 2014, 2019 लगातार जो है वो भाजपा चुनाव जीत रही है। सुशील चंद्र वर्मा 4 बार चुनाव जीते, उमा भारती जीती, कैलाश जोशी जीते, मतलब भाजपा ने जिसको आलोक संजर जीते, जिसको खड़ा किया वो चुनाव जीत गए। तो अभी फिलहाल कोई ऐसा करिश्मा दिखाई नहीं दे रहा है कि कांग्रेस इस सीट में कोई ऐसा दिखाई दे रहा हो कि साहब कांग्रेस इस सीट में बहुत अच्छा करने वाली है। फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो वीआईपी सीट की जब बात चल रही है तो प्रभु जी, एक ऐसी वीआईपी सीट भी है जिसपे इस बार सबकी नजरें रहने वाली हैं। पिछली बार उस सीट पर कांग्रेस के कद्दावर चेहरे को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, वो भी अपने ही आदमी से, केपी यादव से। ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे। गुना शिवपुरी सीट पे इस बार क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? खासतौर से अगर हम पिछले 1 महीने में देखें, 2 महीने को भी देखें, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं गुना शिवपुरी सीट पे। वो लगातार वहीं के दौरे कर रहे हैं और उनके साथ के जो समर्थक नेता रहे वो किस तरीके से उनको आगे बढ़ाते हैं उस सीट पर, वो भी आप सामने है ही। जो वर्तमान सांसद है वो कई मरतबा इस बात की शिकायत भी कर चुके हैं, आला कमान से कर चुके हैं कि मैं हूं सांसद, लेकिन इसके बावजूद जो है सिंधिया समर्थक मंत्रियों की तरफ से मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक इस वीआईपी सीट की क्या स्थिति रहने वाली है इस बार, गुना शिवपुरी संसदीय सीट की? देखिए, जहां तक बीजेपी टिकट के लिहाज से यदि मैं सोच रहा हूं तो वही स्थिति रहने वाली है जो अभी है। केपी यादव का टिकट बदलने की संभावना वहां गुना में तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो गेम खेला है, अभी जैसे नितिन जी भी कह रहे थे, जो चर्चा में आया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने में, मध्य प्रदेश के बनने में मोदी का जितना योगदान है उससे कम योगदान शिवराज सरकार की स्कीमों का नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बदलने की बात आई, लंबा समय हो गया था, मुख्यमंत्री बदलना हो सकता पार्टी की मजबूरी रही हो, तो तमाम बड़े चेहरे, प्रहलाद पटेल जैसा केंद्रीय मंत्री रहा व्यक्ति यहाँ था, कैलाश विजयवर्गीय जैसा राष्ट्रीय महासचिव यहाँ था, जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री बने वो ज़्यादा अनुभवी हैं, राजेंद्र शुक्ला ज़्यादा अनुभवी हैं, लेकिन पार्टी ने चुना एक यादव मुख्यमंत्री। तीनों राज्यों के यदि हम सामने रखकर देखते हैं तो बीजेपी ने पूरे जो राहुल गांधी जातिवाद का नारा लेकर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी अमल उस पर कर रही है। राहुल रास्ता दिखा रहे हैं, बीजेपी उस रास्ते को जो है पक्का कंक्रीट का रोड बनाते हुए जा रही है। तो बीजेपी ने वो गणित खेला है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में, और गुना चूंकि वहां से यूपी भी पास लगता है, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि वहां पर टिकट बदलने की संभावना तो भी दिख नहीं रही, क्योंकि सिंधिया का भी 3-3.5 साल का कार्यकाल राज्यसभा का वैसे भी बाचा हुआ है। लेकिन है वो भी ओबीसी। हाँ, लेकिन यादव फैक्टर एक ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है अभी आज की परिस्थितियों में, जबकि सपा और कांग्रेस का यूपी में गठबंधन हो गया है। तो उस स्थिति में यादव वोट बैंक जो बिहार तक मार करता है, मध्य प्रदेश में हालांकि कम है, लेकिन बाकी राज्यों पर उसका असर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर वो समीकरण को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वहां पर बदलाव होगा। यदि सिंधिया को टिकट देती भी है पार्टी, तो उनके लिए ग्वालियर
खुला विकल्प हो सकता है, जहां पहले भी उनके परिवार के लोग लड़ चुके हैं, उनके पिताजी लड़ चुके हैं। एक मुरैना सीट खाली है, एक विकल्प वो भी उन्हीं के टेरिटरी में आता है, वो भी हो सकता है। सिंधिया चूंकि गुना से जुड़ाव है, तो सिंधिया ये वहां के लोगों को साबित नहीं करना चाहते। वो एक चुनाव हार गए हैं, अब कभी तो अभिजीत रहे, पहले कभी नहीं हारे, तो वो वहाँ के लोगों से ये साबित करना चाहते हैं कि हम आपसे दूर नहीं है। क्योंकि आप चले जाइए गुना क्षेत्र के किसी भी गांव में, वहाँ पर जो बस स्टॉप बना है, तो वहाँ पे उनके दादाजी का नाम लिखा हुआ, दादी का नाम लिखा हुआ, या उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ। हर काम जो है सिंधिया परिवार से, महाराज की तरह वहाँ पूजे जाते हैं। तो वो अपनी प्रजा से दूर हो गए हैं हारने के बाद, ये साबित नहीं करना चाहते, इसलिए वो जुड़ाव वहाँ पर बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई बदलाव फिलहाल ऐसी होने की स्थिति दिख रही है। चलिए, एक आखिरी सवाल बस रहेगा मेरा कि आपने मुरैना की बात की, तो सिर्फ मुरैना ही नहीं बल्कि क्या उन वीआईपी सीटों पे अब क्या होने वाला है? नितिन जी, मैं चाहूंगा आप इस पे जवाब भी दें। आपसे भी मैं पूछूंगा प्रभु जी, बड़े बड़े चेहरे हैं जो सांसद थे, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, राकेश सिंह हो गए, इनको आपने बना दिया अब मध्य प्रदेश की राजनीति में हिस्सेदार बना दिया। राव उदय प्रताप सिंह सांसद थे, अब वो मंत्री बन गए हैं। अगर हम बात करें, रीति पाठक की बात करें, तो ये तमाम जो बड़े चेहरे थे, ये भी तो वीआईपी सीट हो गई अब सीधी की अगर हम बात करते हैं। या फिर हम सतना में तो चल गणेश सिंह हार गए चुनाव, मंडला वाले भी हार गए, लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं, मुरैना हो, नरसिंहपुर है, नर्मदापुरम है, जबलपुर है, ये भी एक वीआईपी सीट है। यहाँ पे इस बार कैसा पेच फंस सकता है भाजपा के सामने? क्योंकि ये लंबे समय से तो ये चेहरे थे, अब ये चेहरे अचानक से वहां से हट गए, तो क्या हम ये मान के चले नितिन जी की कि इन चेहरों पर लोकसभा में भी दांव खेल सकती है सरकार? एक बार फिर से क्या प्रहलाद पटेल से कहा जाए कि आप बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा है, और हम अब की बार 400 पार का नारा लेके चल रहे हैं, तो आप एक बार फिर से हम आप पे भरोसा जता रहे हो, नरसिंहपुर से एक बार फिर उन्हें टिकट दे दिया, तो क्या ये फुटबॉल की तरह हो जाएगा गेम पूरा एक बार? या फिर आपको लगता है कि नहीं, पार्टी एक विकल्प के तौर पर अब कोई नया यहाँ पे चेहरा ला सकती है? नहीं, मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जिन लोगों को लोकसभा से विधानसभा में भेजा गया है उनको वापस लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। एकमात्र छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जहां से बीजेपी किसी को भी उतार सकती है, क्योंकि वो सीट बीजेपी जीतना चाहती है। बाकी अगर आप दमोह से बात करें, अगर आप मुरैना से बात करें, या नर्मदापुरम की बात करें, या सीधी की बात करें, या जबलपुर की बात करें, तो ये जो पांचों सांसद हैं, इनको अब जो पांचों सांसद थे अब विधायक हैं, उनमें से कुछ लोग मंत्री बन गए हैं, उनको अब मुझे नहीं लगता कि चुनाव लड़ाना जाएगा। उसका कारण ये है कि जब इनको मंत्री पद से, जो लोग मंत्री थे, जब इनको मंत्री पद से वहां से हटाया गया, मतलब मंत्री पद से कहा गया कि अब आप विधायक हो गए हो तो इस्तीफा दे दें, तो 30 दिन में उनके मकान तक खाली करा लिए गए दिल्ली से। ये कहा गया कि 30 दिन में आप लोग अपने मकान खाली कर लें। आमतौर पर 3 महीने तक दिए जाते हैं, और आप ही की पार्टी का नेता है, लोकसभा तक भी वो मकान चल सकता था अगर दिमाग में कुछ ऐसा होता कि इसको वापस बुलाएंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक मैसेज साफ दिया गया कि अब आपको केंद्र की राजनीति में आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए और राज्य में राजनीति करिए। तो इन लोगों को केंद्र की राजनीति से राज्य की राजनीति में धकेला गया है, भेज दिया गया है। अब ये वापस सोचें कि ये सेंट्रल की पॉलिटिक्स में जाएंगे। यदि आप याद करें तो एक एक मुलाकात, सब लोग जब यहां से जीते, विधायक बने, मंत्री बने, तो सबकी एक एक मुलाकात के बाद आपको कोई दूसरी फोटो नहीं दिखाई देगी कि अमित शाह से मुलाकात हुई या नड्डा जी से मुलाकात। एक फोटो आई थी जिसमें सबके इस्तीफे हो गए थे, नड्डा जी के साथ वो फोटो आई। उसके बाद आपने फिर नहीं देखा होगा कोई ऐसा फोटो आया कि साहब ये जा रहे हैं और दिल्ली मिल रहे हैं। आपने 2 दिन की भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ दिल्ली में, आप मुझे बता दें कि आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा किसी नेता ने अपना फोटो भी डाला हो कि मैं इस नेता से बात कर रहा हूं, या मैं अमित शाह जी से मिल रहा हूं, या मैं नड्डा जी से मिल रहा हूं, या मैं किसी के साथ मिल रहा हूं? मतलब किसी का वहां पर कोई इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, ठीक है आप आए हो, नेता हो, बैठिए, राष्ट्रीय अधिवेशन में सारे लोग आए, लेकिन एक चीज साफ है कि केंद्र की राजनीति से इनको राज्य की राजनीति में भेज दिया गया है। जब इनको राज्य की राजनीति में भेज दिया गया है, अब ये भूल जाएं कि वापस केंद्र की राजनीति में ये लोग जाएंगे। अब इन 5 सीटों पर कोई नए चेहरे दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी उस पर वर्किंग कर रही होगी, और जो पहली 6 सीट भाजपा की घोषित होंगी उनमें 5 ये सीट और 1 छिंदवाड़ा, क्योंकि आप देखिए आनन फानन में सारी 6 सीट पर पर्यवेक्षक भेजे गए थे, इसमें रायशुमारी कराई गई थी। इनके नाम, मतलब भाजपा अपनी पहली सूची में इनके नाम घोषित कर सकती है। वो ठीक है कि कोई व्यक्ति वहां पर लगातार सांसद होता है, तो जब रायशुमारी होती है तो मंडल में भी उसी का व्यक्ति है, नीचे भी उसी का व्यक्ति है, तो वो कहता है भाई साहब कोई लड़ा दो तो अच्छा रहेगा, लेकिन भाई साहब अब नहीं लड़ पाएंगे, साफ दिखाई दे रहा है। तो कोई नए चेहरे जो है वो इन 5 सीट पर आपको दिखाई देंगे, मुझे साफ ऐसा लग रहा है। तो प्रभु जी, आखिरी सवाल बस आपसे यही रहेगा, क्या लगता है आपको कि क्या भाजपा के पास है वहां पे ऐसे कोई नाम जो इस चेहरे का सामने अब उस खाली स्थान को भर पाए? मुरैना की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है?
देखिए, मुरैना यदि हम विधानसभा नतीजे से देखते हैं तो कांग्रेस को 5 सीटें वहां मिली है। मुरैना फाइट की सीटें ऐसे कागज पे दिख रही है, लेकिन हकीकत में वैसे ही होगी नहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी लगातार वहां से जीतती रही है। रही बात नरेंद्र सिंह तोमर की, तो नरेंद्र सिंह तोमर भी मुरैना से लगातार नहीं चुनाव जीते हैं, सीट बदलते रहे, कभी ग्वालियर, मुरैना। तो ऐसी पक्की किसी व्यक्ति की सीट नहीं है, और बीजेपी बदलाव के दौर में है, नया नेतृत्व खड़ा कर रही है। मोहन यादव के तौर पर नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, जो कि तमाम सीनियरों को किनारे करके बनाया है। वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तब भी यही बात थी। जिलों में नए लोगों को लेके आई, तो बीजेपी भविष्य की लीडरशिप तैयार कर रही है। आने वाले 2047 को फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री यदि विकास के मामले में, तो लगभग उसी स्तर पर वो संगठन को भी तैयार कर रहे हैं। बीजेपी में नया नेतृत्व लाने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने लोगों को किनारे लगाया जा रहा है या दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है। और फिलहाल जो यदि मध्य प्रदेश का माहौल देखते हैं हम, तो मध्य प्रदेश के पुराने जो परिणाम है और अभी का माहौल तो बीजेपी के पक्ष में है। तो इसलिए बीजेपी किसी को भी चुनाव लड़ा के वहां पर खड़ा करके किसी को भी संसद में भेज सकती है, किसी को भी केंद्रीय मंत्री बना सकती है। यहाँ पर उनको कोई ज्यादा परेशानी की स्थिति नहीं दिख रही है। लॉटरी लग सकती है क्या? परिवारवाद तो बीजेपी में स्वीकार है नहीं। यदि ये स्थिति होती तो शायद जालम पटेल नरसिंहपुर से विधायक होते और प्रहलाद पटेल किसी दूसरी सीट से विधायक होते। बीजेपी में अब परिवारवाद की गुंजाइश नहीं रह गई है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया तो उनके बेटे का टिकट काट लिया गया। तो ऐसे परिवारवाद, बीजेपी चूंकि परिवारवाद से ही लड़ रही है, बीजेपी को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से दिक्कत नहीं है। बीजेपी को उस पार्टी में जो परिवारवाद चल रहा है, अध्यक्ष पद पर, पार्टी चलाने वालों पर, बीजेपी को अखिलेश यादव से दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी को दिक्कत वहां पर है, उनकी पार्टी के नेतृत्व को लेकर है। बीजेपी को कमलनाथ या नकुलनाथ से दिक्कत नहीं है, परिवारवाद से दिक्कत है वहां पर। तो बीजेपी को ये परिवारवादी संस्कृति से हटना चाह रही है। वो कोई भी ऐसा उदाहरण पेश नहीं करेगी किसी परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट दे, किसी भी नए व्यक्ति को टिकट देगी वो उसको स्थापित कर लेगी। रीति पाठक जब आई थी, आपने नाम लिया, तब उनको कौन जानता था? जिला पंचायत अध्यक्ष थी, देखिए स्थापित किया उनको। हाँ, सुमित्रा वाल्मीकि को कौन जानता था? अभी उमेश नाथ महाराज को ठीक है, बाकी के लोग जो आए हैं राज्यसभा के लिए उनको कौन जानता था? कविता पाटीदार किस कद की नेता थी, उनको राज्यसभा में भेजा। बैतूल से जो सांसद दुर्गादास उइके जो लोकसभा चुनाव लड़ा है, उनको कौन जानता था? तो वो स्थिति है। और प्रज्ञा ठाकुर का भी जिक्र हुआ है। प्रज्ञा ठाकुर पिछले चुनाव के पहले बीजेपी ऑफिस आती थी तो ये कहते हैं कि वहां के चपरासी उनको कुर्सी नहीं देता था बैठने के लिए, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि उनको पार्टी कभी टिकट देगी। लेकिन पार्टी ने लड़ाया, तो पार्टी से किसी को भी, अपने नेता को, कार्यकर्ता को एक उदाहरण पेश करना चाहती है कि बीजेपी वो दल है जहां पर हर कार्यकर्ता का सम्मान है। वो बात वो कहते भी हैं और उसी को साबित भी करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी आपका, प्रभु जी आपका। तो न्यूज तक की इस खास पेशकश में मध्य प्रदेश में क्या सियासी समीकरण बैठने वाले हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उस पर हमने खास बातचीत की है। लेकिन इस बातचीत का सार तो यही निकला है कि मोदी फैक्टर जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा प्राथमिकता के साथ ऊपर रहने वाला है। मोदी और श्री राम का नाम जो है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत की ओर ले जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच में जो बात निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के खाते से, वो ये कि इस बार मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव इसलिए ज्यादा रोमांचक होने वाला है कि भले ही बहुमत किसी एक दल के साथ जाता हुआ साफ तौर पर दिख रहा हो, लेकिन समीकरण कई बार इस बार जो बनते दिख रहे हैं, खासतौर से सांसदों को विधायक बनाना, मंत्री बनाने के बाद, और कई बड़े चेहरों के होने के बावजूद नए चेहरों को पे इस बार दांव खेलने का जो एक काम बीजेपी कर सकती है, तो इस पर सबकी नजरें इस बार के लोकसभा चुनाव में टिकने वाली है। और पिछले लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें 2019 में, तो बड़ी सीटों के बीच में भोपाल सीट पर जैसे नजरें टिक गई थी, क्या इस बार भी मध्य प्रदेश की कोई एक ऐसी सीट होगी जो पूरे लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर सकती है? वो भी देखने वाली बात होगी। न्यूज तक के लिए मैं भोपाल से रवीश पाल सिंह।